आई स्टिल रिमेंबर अ फेज ऑफ माई लाइफ जब पूरा दिन काम से थकने के बाद मुझे सिर्फ एक चीज़ फील होती थी कि कब मैं घर चली जाऊँ और रिलैक्स फील करूँ। दिन भर लोग, शो, नोटिफिकेशन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और इतने सारे काम। उसके बाद लगता था कि अब घर जाके जब बेड पे लेट जाऊँगी तो बहुत रिलैक्स फील होगा और पीस फील होगा। लेकिन जब मैं घर जाती और रात को डिनर के बाद लेटती और रिलैक्स करने की कोशिश करती तो पीस तो कभी फील होता ही नहीं था। अजीब बात ये थी कि बॉडी तो रिलैक्स फ़ील करती थी, लेकिन मेरा दिमाग कभी रिलैक्स फ़ील करता ही नहीं था। जब पूरी दुनिया सो जाती थी, इर्द-गिर्द एकदम साइलेंस रहता था, तो मेरे दिमाग का शोर धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता था। बॉडी टायर्ड रहती थी, आँखें टायर्ड रहती थी, लेकिन नींद मानो उसने आने को मना ही कर दिया हो। मैं कभी सीलिंग की तरफ देखती, कभी टाइम देखती, कभी करवटें बदलती रहती, कभी उठ के पानी पीती और तब भी अगर नींद नहीं आती तो मोबाइल उठा के डूम स्क्रॉलिंग करने लगती थी। और धीरे-धीरे मैं एक ऐसे लूप में फँस जाती जिसका कोई एंड नहीं था। एक ऐसा लूप जहाँ हर जगह शांति थी एक्सेप्ट इनसाइड माय माइंड। और उन साइलेंट आवर्स में सवालों की एक लिस्ट दिमाग में आ जाती थी। व्हाट इफ मैंने कोई गलत डिसीजन ले लिया हो? व्हाट इफ वो मुझसे बात करना छोड़ दिया तो फिर मैं क्या करूँगी? व्हाट इफ मैं सही रास्ते पे हूँ या नहीं हूँ? व्हाट इफ जो मैंने एग्ज़ाम दिए या मैं प्रिपेयर कर रही हूँ उसमें मैं सक्सेसफुल होंगी कि नहीं? इस तरह के व्हाट इफ वाले बहुत सारे क्वेश्चंस। और इसमें सबसे फ्रस्ट्रेटिंग बात ये थी, मैं खुद से कहती थी कि अब और नहीं सोचूँगी और जितना ट्राई करती थी कि अब और नहीं सोचना है, उतना ही ज़्यादा ओवरथिंकिंग और बढ़ती जाती थी। और सच कहूँ ये सिर्फ एक रात की बात थी ही नहीं, इस पैटर्न ने मुझे 1 साल से ज़्यादा परेशान किया है। मैंने इसके लिए मेडिकेशन भी लिया और जब तक मैं मेडिसिन्स खाती थी तब तक मुझे थोड़ा बेटर फ़ील होता था और जैसे ही मेडिसिन्स छोड़ दूँ तो वापस से सेम पैटर्न रिपीट होता था। Until one day I took the charge and asked myself कि एक्चुअल में चल क्या रहा है और कब तक मैं मेडिसिन्स पे डिपेंडेंट रहूँगी। मैंने साइकोलॉजी पढ़ना स्टार्ट की, न्यूरोसाइंस के बारे में पढ़ा, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के पॉडकास्ट सुने, तो मुझे ऐसे-ऐसे रियलाइज़ेशंस हुए जिनने मेरी बहुत हेल्प की। और जब मुझे असली रीज़न पता चला तो मैं एक्चुअल में शॉक थी क्योंकि मैं इस पैटर्न को वीकनेस समझ रही थी और ये वीकनेस थी ही नहीं। और मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप भी कभी रात में ओवरथिंकिंग के लूप में फंसे हो तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि आज के बाद आपकी ओवरथिंकिंग के बारे में सोच टोटली चेंज हो जाएगी। कभी नोटिस किया है दिन में सब ठीक लगता है, काम चल रहा होता है, लोग आसपास होते हैं, नोटिफिकेशंस, क्लासेस, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इंटरव्यूज एंड व्हाट नॉट। वी आर टोटली सराउंडेड बाय समथिंग और द अदर। दिन में लाइफ स्मूथली चलती रहती है, लेकिन जैसे ही रात को हम आके बेड पे लेटते हैं और एकदम साइलेंस हो जाता है तो सारे के सारे अनआंसर्ड क्वेश्चंस सरफेस करने लगते हैं। कंफ्यूजन, फियर, रिग्रेट और अनसर्टेनिटी, और इसी तरह से एक लूप शुरू हो जाता है। और शायद सबसे बड़ा पैराडॉक्स भी यही है, दिन भर हम शोर शराबे में ये सोचते हैं कि कब हम घर जाएं, रिलैक्स करें और शांति मिले, और जैसे ही हम शांति में जाते हैं तो वो शांति हमारे लिए बहुत बड़ा शोर बन जाती है। तो यहाँ पे सवाल ये है कि आखिर हम रात को इतना ओवरथिंकिंग क्यों करते हैं और रात को ही हमारा दिमाग हमें सोने क्यों नहीं देता? सबसे पहले एक बात समझ लो, रात की ओवरथिंकिंग कोई फ्लॉ नहीं है, ये आपकी कोई वीकनेस भी नहीं है। साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्ट्रेस और अनसर्टेनिटी के लिए एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारा ब्रेन इसी तरह से डिज़ाइन हुआ है, प्रिडिक्ट करने के लिए, एंटिसिपेट करने के लिए और प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। और थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स पहले अगर हमारे एंसेस्टर्स किसी भी डेंजर को प्रिडिक्ट नहीं करते तो शायद वो खुद को सेफ नहीं रख पाते। और आज भी हमारा ब्रेन सेम काम कर रहा है, बस यहाँ पे टाइगर की जगह फियर्स चेंज हो गए हैं। अब सवाल ये नहीं होता है कि टाइगर अटैक ना कर दे, अब सवाल ये होता है कि कहीं मैं रिजेक्ट ना हो जाऊँ, कहीं मैं जो एग्ज़ाम दे रहा हूँ उसमें फ़ेल ना हो जाऊँ, या कोई मुझे छोड़ ना दे। इस टाइप के सवाल अब टाइगर को रिप्लेस कर चुके हैं। डेंजर तो बदल गया है लेकिन सर्वाइवल सिस्टम हमारा सेम है। और एक चीज़ याद रखना, हम फ्यूचर से नहीं डरते, हम फ्यूचर को कंट्रोल ना कर पाने से डरते हैं। दिन भर हमारा ब्रेन बाहर की दुनिया में लगा रहता है, बाहर की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता है, लेकिन रात को बाहर की दुनिया शांत हो जाती है और पूरा का पूरा फोकस और अटेंशन अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाती है। और पास्ट में जो इमोशंस इग्नोर कर दिए गए थे या फिर जो फियर्स दबा दिए गए थे वो सारे के सारे सरफेस करने लगते हैं। और ब्रेन सर्टेनिटी को एक्सपीरियंस करने के लिए कहता है कि अब टाइम है इन सारे सवालों के आंसर्स ढूंढने का। कभी आपने ये सोचा है कि रात को पुरानी बातें ही क्यों याद आती हैं? एक एम्बैरेसिंग मोमेंट, एक ब्रेकअप, एक रिग्रेट, एक फियर, एक रिजेक्शन, एक कमेंट जो किसी ने हमें ऐसे ही कैजुअली बोल दिया था, और फिर तुम ये सोचते हो कि अब मुझे इतनी सालों पुरानी बातें क्यों याद आ रही हैं?
क्योंकि हमारा ब्रेन अनफिनिश्ड स्टोरीज को पसंद नहीं करता, और साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जो भी अनफिनिश्ड होता है उसे ब्रेन ज़्यादा याद रखता है एज कम्पेयर टू द फिनिश्ड इवेंट्स। हमारा ब्रेन क्लोजर चाहता है, सर्टेनिटी चाहता है और आंसर्स चाहता है, और जब उसे ये सब चीज़ें नहीं मिलती तो वो क्या करता है, उसके प्रेडिक्टेबल सिनेरियोज क्रिएट करता रहता है। और वही पॉसिबिलिटीज़ जो ब्रेन क्रिएट करता है वो धीरे धीरे करके ओवर थिंकिंग बनती जाती है। और न्यूरोसाइंस के अकॉर्डिंग जब भी तुम टायर्ड होते हो तुम्हारे ब्रेन का प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स स्लो डाउन करने लगता है। ये वही पार्ट है जो लॉजिक, डिसीजन मेकिंग और रैशनल थिंकिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब तुम्हारा इनर वाइज एडवाइजर वीक पड़ने लगता है। और साथ ही एमिगडाला जो फियर और इमोशनल रिस्पॉन्सेस से लिंक्ड है, कंपेरेटिवली ज़्यादा एक्टिव हो सकता है। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉजिक कम रहता है, फियर ज़्यादा रहता है, और रीजनिंग कम हो जाती है, और इमोशंस पीक पे होते हैं। और इसलिए रात को एक छोटी सी प्रॉब्लम भी लाइफ ऑल्टरिंग क्राइसिस लगने लगती है। और ये सब जानने के बाद मुझे एक शॉकिंग रियलाइजेशन हुआ कि ओवर थिंकिंग मुझे हर्ट नहीं कर रही थी, वो तो सिंपली मुझे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। जब हमारा ब्रेन किसी सिनेरियो को बार बार रिप्ले करता है, ये पीछे इंटेंशन ये होता है कि शायद अगर मैं और एनालाइज करूँ तो फ्यूचर का पेन अवॉइड कर सकता हूँ। यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, कुछ क्वेश्चंस के इमीडिएट आंसर्स होते ही नहीं है, और ब्रेन उन आंसर्स को बेफिजूल में सर्च करता रहता है, और यही ओवरथिंकिंग बन जाती है। और ये जब लूप बन जाता है तो बहुत डैमेज क्रिएट करता है। हम सब एक मिस्टेक करते हैं, इससे समझने के बजाय खुद से कहते हैं कि अब और इसके बारे में नहीं सोचूंगा, और ये बार बार बोलने के बाद थॉट्स और स्ट्रांग हो जाते हैं। और साइकोलॉजिस्ट इसे कहते हैं द रीबाउंड इफेक्ट। जितना तुम किसी थॉट को पुश करते हो उतना ही वो और ज़्यादा सर्फेस करने लगती है। जैसे कि हमारा ब्रेन इसे एक चैलेंज की तरह ले लेता हो कि अच्छा अब इसके बारे में और नहीं सोचना, तो अब तो और इसी के बारे में सोचेंगे, और ये लूप और स्ट्रॉन्ग होता चला जाता है। इसलिए हम इन सब चीज़ों से बचने के लिए रात को फ़ोन उठा लेते हैं और डूम स्क्रॉलिंग करने लगते हैं, ताकि इन सब सवालों से हम खुद को बचा सकें। कभी कभी हम एंटरटेनमेंट के लिए स्क्रॉल करते ही नहीं हैं, हम इसलिए स्क्रॉल करते हैं ताकि हम डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस से बच सकें। सेल्फ रियलाइजेशन बहुत अनकंफर्टेबल होता है, लेकिन आयरनी देखो, हिस्ट्री की बहुत सारी बड़ी डिस्कवरीज इन साइलेंट आवर्स में ही हुई थी, और लोगों की लाइफ में बड़े बड़े ब्रेक थ्रूज इसी रिफ्लेक्शन के मोमेंट्स में ही आए थे। तो शायद हर ओवरथिंकिंग का एपिसोड प्रॉब्लम नहीं होती, ये कई बार इन्विटेशन भी हो सकता है खुद को और बेहतर तरीके से समझने और जानने का। तो सोल्यूशन सिर्फ ये है कि इसको फाइट नहीं करो, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, समझो, उसके साथ बैठो, और जैसे मैंने कुछ सवाल किया और उसके जवाब ढूंढे, जिससे मुझे बहुत हेल्प हुई कि मैं इस लूप से खुद को बाहर निकाल सकूं, तो आप भी वही करो। और आप एक चीज़ और कर सकते हो, माइंडफुलनेस टेक्निक्स, ब्रीदिंग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो। और वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू कैन डू इज़, आप एक डायरी रखो साथ में और पेन। जब भी ओवरथिंकिंग बहुत ज़्यादा हो तो अपने थॉट्स को डायरी में लिखते जाओ। जब आपकी थॉट्स एक्नॉलेज होने लगेंगी और आपके दिमाग से वो पेपर पे चली जाएंगी, तो ग्रेजुअली आप देखोगे कि आपके एपिसोड्स की फ्रीक्वेंसी कम होती जा रही है। और इफ़ यू नीड एनी मेडिकेशन और मेडिकल हेल्प, तो सपोर्ट के लिए आप वो भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने भी लिया था। लेकिन आई नो कि वो चीज़ लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है, उसमें डिपेंडेंसी बढ़ जाती है। तो आप उसके साथ अगर ये भी करोगे तो यू विल बी एबल टू कम आउट ऑफ इट पॉजिटिवली। और हमें एक इम्पॉर्टेंट काम करना है, अपने थॉट्स से खुद को अलग करना है। बेसिकली हमें डिस्टेंस क्रिएट करना है, सो दैट हम अपने थॉट्स को एक ऑब्जर्वर की तरह देख पाएँ, तो वो हमारी आइडेंटिटी से बाहर निकल जाते हैं। एंड एज सून एज वो दोनों में स्पेस क्रिएट होता है, वहाँ से ऑब्जर्वेशन अवेयरनेस की जर्नी स्टार्ट होती है, एंड दैट इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ हीलिंग। और एक चीज़ याद रखना, अगली बार जब ओवरथिंकिंग हो तो खुद को वीक मत समझना। तुम्हारा ब्रेन तुम्हारे सर्वाइवल के लिए सिर्फ अपना काम कर रहा है, वो आंसर्स ढूंढ रहा है, पैटर्न ढूंढ रहा है और मीनिंग ढूंढ रहा है। और ये चीज़ याद रखो कि हर थॉट सच नहीं होती, और हर फियर फ्यूचर नहीं बनता, और हर अनसर्टेनिटी डेंजर नहीं होती। हो सकता है रात तुम्हें सोने ना दे रही हो, लेकिन ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें एक्चुअल में कुछ दिखाना चाह रही हो, जहाँ से तुम्हारी ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होने वाली हो। क्योंकि इन्हीं रात के साइलेंट आवर्स में दिमाग हमें खुद से मिलवाता है और हमें मौका देता है कि हम अपने इनर वर्ल्ड में जा कर के देखें कि एक्चुअल में क्या चल रहा है। और हम जिस चीज़ को ओवरथिंकिंग समझ रहे हैं, हो सकता है कि वो ओवरथिंकिंग ही हमारी सेल्फ अंडरस्टैंडिंग की शुरुआत हो।
तो फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम किस चीज़ के बारे में ओवरथिंक करते हो। और तो आई होप मैंने जो अपनी जर्नी शेयर की उससे आपको एक बड़ा लेसन मिलेगा कि जब भी हम किसी ऐसे लूप या पैटर्न में फंस जाते हैं तो हमें रुक करके सवाल पूछना चाहिए और उन पैटर्न्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जैसे ही हम उस पैटर्न को समझने लगते हैं हम खुद को उस पैटर्न से अलग कर देते हैं और ग्रेजुअली हम उससे बाहर भी आ सकते हैं। आई होप you like the video. Please comment and share your feedback. See you in the next video. Please do follow me so that you can understand yourself much better.